अब आज की वीडियो में हम जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट देखेंगे। देखो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं क्या होती हैं। सी प्लस प्लस में उनके हमने प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, लेकिन जावा में अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्लास है, उसी के अंदर मेन फंक्शन है और उसी के अंदर हमारी जो भी कैलकुलेशन है, कोडिंग है, जो कुछ भी करना है हम उसी के अंदर कर रहे हैं। अगर हमें दूसरे फंक्शंस भी बनाने हैं तो वो जो क्लास है उसी के अंदर हम बना रहे हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है, कस्टमाइज क्लास बनानी है जिसके हमें ऑब्जेक्ट बना के उसको हमें एक्सेस करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देखो, उसकी जरूरत क्या पड़ती है। देखो, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है, कोई स्टूडेंट की डिटेल्स रखनी है या हमें किसी शेप की डिटेल्स रखनी है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और उस पर कुछ वर्क करना है। स्टूडेंट की भी डिटेल रखकर उस पर भी कुछ वर्क करना है, लाइक उसके परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसकी डिटेल्स को शो करना है, कुछ भी करना है। तो ऐसे कुछ काम करने हैं अगर हमें, तो अब हमें देखना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी क्लासेस कैसे बना सकते हैं, उनके अंदर डेटा कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके फंक्शंस किस तरह से, उनके जो मेथड्स हैं वो कैसे डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं, उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बनाना सीखते हैं एक क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, उसमें फंक्शंस भी बनाएंगे, उनकी क्या नीड होती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, हम सिंपल सी क्लास बनाते हैं जिसमें हमें एक शेप की डिटेल्स को रखना है। चलो, शेप हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल की क्या डिटेल्स हम रख सकते हैं, उसकी लेंथ रख सकते हैं, उसकी ब्रेड्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ ही क्या हो जाएगा, उसका डेटा पार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में मेथड्स की बात करें तो हम रेक्टेंगल पर क्या क्या कर सकते हैं, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि उस पर हम क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें एक फोन बुक की, तो फोन बुक में कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ये क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई कॉन्टैक्ट को सर्च कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, उन पर एक्सेस होने वाले, उन पर एक्ट होने वाले, उन पर प्रोसेसिंग करने वाले मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए हम शुरुआत आज बिल्कुल सिंपल सी क्लास से कर रहे हैं। लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब एक रेक्टेंगल नाम की क्लास बनाएंगे जिसमें लेंथ ब्रेड्थ रहेगी, एक फंक्शन रहेगा जो एरिया कैलकुलेट करेगा, एक फंक्शन रहेगा जो पेरीमीटर कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास बनाने के लिए आपको पता ही है, क्लास कीवर्ड का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास का हमें जो भी नाम देना है, तो अभी हम सपोज रेक्टेंगल नाम दे देते हैं, RECT उसका नाम हम दे देते हैं। तो ये हुआ उसका नाम, तो RECT क्लास का नाम हो गया। ओके, इसके बाद ही उसकी बॉडी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे हम डेटा पार्ट ले लेंगे। ओके, तो डेटा पार्ट में हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इंट L और फिर यहाँ पे हमने लिख लिया कॉमा लगा के B, क्योंकि दोनों ही क्या होने वाले, इंटीजर्स होने वाले हैं। आगे देखो, हम कुछ नेट पर से या कुछ ऐसे हैकर रैंक वगैरह कुछ वहां से क्वेश्चंस हम लेंगे, या जो कुछ इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ऐसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हमें जो डेटा टाइप की जरूरत लगेगी, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ बेसिक समझना है, इसीलिए हमने ये सिर्फ 2 इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में अब देखो, यहाँ पर हमने अभी एक काम करते हैं, अभी इसको यहीं तक हम छोड़ देते हैं, आगे बाद में धीरे धीरे करके हम मेथड्स को ऐड करते हैं। तो इसकी एंडिंग में फिलहाल यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, तो ये क्लास है रेक्टेंगल जिसमें ये लेंथ और ब्रेड्थ है। अब देखो, सी प्लस प्लस में अगर हमने प्रोग्राम्स बनाए थे तो हमने एक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया था, पब्लिक। अगर हम एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक नहीं लगा देते तो डिफॉल्ट इनका डेटा टाइप क्या होता था, प्राइवेट होता था, मतलब हम उनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर इसका एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। देखो, एक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तो होता है, लेकिन अगर हम इनमें से कुछ नहीं लगाते तो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम बाद में देखेंगे, आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, उन डेटा को, उसको, जैसे ये L और B है, इनमें हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो इनको हम क्लास के बाहर यूजिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से आउटसाइड द क्लास भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी पब्लिक वगैरह नहीं लिखा है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन, सॉरी, मेन क्लास लेते हैं। मेन क्लास का मतलब क्या है, ऐसी क्लास जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन रहेगा और आपके प्रोग्राम का नाम और इस क्लास का नाम सेम होना चाहिए। इस क्लास का नाम नहीं, हम जिसमें मेन फंक्शन देंगे ना, उस क्लास का नाम और आपके प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्लास का नाम सपोज मैंने दे दिया है यूजिंग OBJ, मतलब हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं इस क्लास में। ओके,
तो ये हुई हमारी इसकी बॉडी स्टैक, ठीक है। इसके अंदर रहेगा हमारा मेन फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे पब्लिक लिखा, स्टैटिक लिखा, वॉइड लिखा और मेन लिखा, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग ARGS तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल में दिया STRING और ओनली क्या दिया है, A दिया है। मैं पूरा ARGS नहीं दे रही हूँ, ओनली A दे रही हूँ। ये मैं जानबूझ के ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स रट लेते हैं ARGS ही आएगा, तो इसीलिए मैं सभी प्रोग्राम्स में जानबूझ के ARGS की जगह दूसरे नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारी इसकी मेन फंक्शन की होती है बॉडी स्टैक, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें इन लेंथ और ब्रेड्थ को एक्सेस करना है। इनको अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर हम C++ की बात करें तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते थे, सीधे से हमने लिख लिया RECT, मतलब क्लास का नाम, और ऑब्जेक्ट का जो भी नाम देना है वो दे दिया, मतलब वो ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहां तक जावा की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये सिर्फ क्या बना है, एक वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इस टाइप के, मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। इस क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है और अभी ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके, इस क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो जावा में रन टाइम ही बनता है, जिसके लिए हमें न्यू ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। न्यू ऑपरेटर की हेल्प से ही मेमोरी अलोकेट होती है। ये चीज जो है हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप पर लागू नहीं होती है, उनके लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं। सीधे से लिख दिया इंट ए, मतलब ए कोई एक इंटीजर जितनी मेमोरी, मतलब 4 बाइट्स अलोकेट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लासेस के जो वेरिएबल्स की बात करें, मतलब ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो उनके लिए हमें न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ही मेमोरी अलोकेट होगी। तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने लिखा न्यू और फिर लिख दिया मैंने RECT, इसका मतलब कि क्या है कि कहीं पे मेमोरी अलोकेट, मतलब कहीं पे क्या, मेन मेमोरी में इसको स्पेस अलोकेट होगा। किसको स्पेस अलोकेट होगा, अब यहाँ पे हमने देखो ओनली न्यू RECT लिखा है, ओनली आप ओनली न्यू RECT भी लिख देते हो ना तो भी स्पेस अलोकेट हो जाएगा। ओके, कितना स्पेस अलोकेट होगा, तो इसमें डेटा पार्ट में क्या है, L और B है, तो इस लेंथ और ब्रेड्थ के लिए स्पेस क्या हो जाएगा, अलोकेट हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ के लिए स्पेस अलोकेट हो चुका है, ठीक है ना। अब आप चाहो आगे के प्रोग्राम्स में हम देखेंगे, हम सिंपली न्यू RECT डॉट और फिर हम इस लेंथ को ब्रेड्थ को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। हम सीधे से देखते हैं कि हम सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट तो यहां तक बन गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कोई उसको पॉइंट करे ताकि उसकी हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकें इसको। तो हम एक काम करते हैं, देखो ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। अगर इसको स्पेस मिला है तो कोई ना कोई एड्रेस भी होगा इसका। तो वो एड्रेस यहाँ तक का हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो वही एड्रेस हम चाहते हैं कि इस R में असाइन हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि R जो है ना किसको जाके पॉइंट करने लग जाए, इस न्यू ऑब्जेक्ट को। देखो ध्यान से देखना, जहां तक मैंने लिखा RECT R, तो वहां तक सिर्फ ये R क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो कि किसी रेक्टेंगल नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो कि किसी को जाके पॉइंट करेगा। फिलहाल इतना समझ लो, सिर्फ R क्रिएट हुआ है। जैसे ही आपने लिखा न्यू RECT, तो तब तक जाकर ये जो है स्पेस क्रिएट हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। फिर आपने लिखा R इज इक्वल्स टू दिस, मतलब ये स्टेटमेंट लिखने पर ये जाके इसको क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आप चाहो तो इनको कंबाइन भी कर सकते हो। कैसे कंबाइन कर सकते हो, आप सीधे भी लिख सकते थे RECT R इज इक्वल्स टू न्यू RECT। तो ये मैंने 2 स्टेप्स में बताया, आप चाहो तो इसी चीज को एक स्टेप में भी कर सकते हो। ओके, तो अब इसके बाद बात आती है कि हम इनको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें इनको एक्सेस करना है तो हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर का, ठीक है। अगर मैं सिंपली लिख देती हूँ L, इसका मतलब कि कौन सा L की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ R.L, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस R ऑब्जेक्ट के L की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, R ऑब्जेक्ट के L की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम R ऑब्जेक्ट के L की बात कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिख दिया 20, इसका मतलब क्या है कि इस R के L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिख दिया R.B इज इक्वल्स टू, मैं लिख देती हूँ सपोज 40, तो इसका मतलब क्या है कि इस R के B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको पहले ध्यान रखना है, आगे हम समझते। देखो एक बार हम रिवाइज
रिवाइज कर लेते हैं। हुआ क्या है, सबसे पहले हमने क्या की है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, RECT है। ठीक है, हम रेक्टेंगल पर कुछ वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी स्टूडेंट पर कुछ वर्क करना है, उसमें बहुत सारा वर्क करना है, सर्च करना है, उसके रिजल्ट सेट करना है, बहुत कुछ वर्क करना है, तो आप स्टूडेंट नाम की क्लास बनाओगे। हमें एक रेक्टेंगल पे वर्क करना है, तो हमने RECT नाम की क्लास बनाई है। ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंट LB, मतलब इस RECT क्लास के डेटा पार्ट में क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई मेथड्स नहीं बनाए हैं, आगे हम मेथड भी इसी प्रोग्राम में आज की ही वीडियो में बनाना देखेंगे, मेथड्स भी फंक्शंस भी। प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस बता चुकी थी आपको कि किस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं, किस तरह से हम उनको आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, किस तरह से फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, उनको हम कॉल कैसे कर सकते हैं, ये सब देख लिया था। ठीक है ना, तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, सपोज एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम सीधे भी यहाँ पे लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू R डॉट L इंटू R डॉट B। यहाँ पे A मत लिखना क्योंकि A ऑलरेडी वहां पे है, तो सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें सारा काम यहाँ मेन फंक्शन के अंदर ही करना है, तो फिर क्लास बनाने का सेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेंस क्या है, जो कि हम बोलते हैं कि वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को और एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है, जिसमें डेटा और उन पर एक्ट होने वाले फंक्शन एक यूनिट के अंदर क्या होते हैं, बाइंड मतलब छिपे हुए होते हैं, हम यूं बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका फिर सेंस क्या रहा, अगर हम सारा काम जो है उसको एक्सेस करना, कैलकुलेशन करना सब मेन के अंदर ही कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या जरूरत है कि हम फंक्शन बनाए। ठीक है, तो अब हम देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज को सेट कर लिया है मेन फंक्शन के अंदर, तो क्यों ना हम एक सेटर बनाए। सेटर का काम क्या होता है, वैल्यूज को सेट करना, तो क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शन बनाए जो इन वैल्यूज को सेट करे। यहाँ पर करने की बजाय हम क्या बनाए, एक सेटर बनाए। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये जो चीज अभी हमने लिखी है ना, उसको यहाँ से हटा देते हैं। ये सब हमने यहां से हटा दिया है। ठीक है, अब हम एक सेट डेटा फंक्शन लेते हैं। देखो, सेटर भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं। हम चाहे तो यूजर से वैल्यू पूछ ले, हम चाहे तो यहां से हम डायरेक्टली वैल्यू को पास करें। ठीक है, तो जो सिस्टम पे मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगी उसमें हम यूजर से ही वैल्यू पूछेंगे। अभी मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। तो हमें एक सेटर चाहिए जो कि हमसे दो वैल्यूज लेगा और हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि उसका इकलौता काम ये है कि इन वैल्यूज को सेट कर देना। तो ये चीज भी अभी हमने यहाँ से हटा दी, ये अभी क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, अब हम इनको सेट करते हैं। तो एक फंक्शन लेना है हमें, void set data। भी void क्यों लिखा, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो set data। अब हमें दो इंटीजर्स की वैल्यू को सेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, एक ले लिया मैंने int x, कॉमा मैंने ले लिया यहाँ पे int y ले लिया। ओके, तो ये हमने ले लिए। क्यों, कैसे ये वर्क करेगा, अभी सब हम देखेंगे। इसके बाद में हमने लिख दिया l इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे लिख दिया मैंने b इज इक्वल्स टू y। इतना हमने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं हम इसको कॉल किस तरह से करेंगे। तो कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये तो हमें पता ही है। ओके, सीधे हम सेट डेटा को कॉल नहीं कर सकते हैं, तो r डॉट सेट डेटा, मुझे सेट डेटा फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से दो वैल्यूज भेजनी है। ठीक है, तो दो इंटीजर्स मैं यहाँ से भेज रही हूँ, लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे 20, 40। अब होगा क्या कि अभी तक तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ये आपको पता ही है। इसके बाद क्या हुआ है, ये सेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ है विथ वैल्यूज 20 एंड 40। मतलब हमने फंक्शन को कॉल किया और कुछ भेजा भी, कुछ इनपुट भी दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इनपुट में दो इंटीजर्स दिए हैं। अब ये मैंने आपको आर्ग्यूमेंट पासिंग में पहले ही बता दिया है कि जैसे अगर मैं यहाँ से वहां से मुझे कोई जूस दे रहा है, तो मैं उसको प्लेट में नहीं ले सकती हूँ, किसी थाली में नहीं ले सकती हूँ। उसके लिए मेरे पास कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो जूस को होल्ड कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीजर्स भेज रही हूँ, तो वहां पर भी दो ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए जो इंटीजर्स को होल्ड कर सकें। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो इंटीजर्स को डिक्लेयर किया है, int x int y। इन दो इंटीजर्स को मैंने क्या किया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा int x int y। तो यहाँ पर दो, एक टेम्पररी, यहाँ पर सेट डेटा फंक्शन के अंदर इसको जो स्पेस मिलेगा, स्पेस कैसे मिलता है ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो इस फंक्शन को जो स्पेस मिलेगा उसके अंदर ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, x और y। ठीक है, पहली वैल्यू पहले वेरिएबल के अंदर आएगी, तो x के अंदर आ जाएगा 20 और y के अंदर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे डेटा कॉपी। ठीक है, लेकिन हमें तो जो वेरिएबल्स डालिए, वैल्यूज डालनी है, वो l और b के अंदर डालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया l इज इक्वल्स टू x, b इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 20, और फिर हमारे b की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 40 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये जो डेटा है ये क्या हो गया, सेट हो गया, क्लास का डेटा क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है,
इसके बाद में हम जो एरिया कैलकुलेट कर रहे थे यहीं पे, तो क्यों ना हमारे पास एक एरिया नाम का फंक्शन हो जो एरिया कैलकुलेट करके हमें दे दे। तो अब हम क्या करते हैं, एक एरिया नाम का फंक्शन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हम चाहते हैं सपोज कि वो एरिया कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एरिया इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंट, क्योंकि वो एक क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैंने दे दिया एरिया, यहाँ पे क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है। ओके, क्यों, एरिया क्या है, फंक्शन का नाम है। आप एरिया 1 देना चाहो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देना चाहो विदाउट स्पेस तो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया दे दिया। अब यहाँ पर ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेगा। अब आपको लगेगा फिर एरिया कैसे कैलकुलेट करेगा, तो वो सब अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करेगा। ओके, यहाँ पर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अभी मैं पेरीमीटर वाला नहीं बना रही हूँ, मैं सिस्टम पे बता दूंगी। अभी सिर्फ मुझे आपको मैकेनिज्म इसका समझाना है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे किया जाए। अब क्योंकि ये भी कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हमें किसी वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हमें इंटीजर के अंदर ही उसको लेना पड़ेगा। या आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो हम एक काम करें, एक a1 नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, या ar नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया, लेकिन सीधे से एरिया हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमें इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, r डॉट एरिया। क्या लिख देंगे, r डॉट एरिया। भाई r नाम के ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है, एरिया फंक्शन को कॉल करना है। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। हम एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में क्रिएट कर देती हूँ, RECTR1 इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर यहाँ दे दिया मैंने RECT, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के कहने का मतलब आप समझ जाना, पहले इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर जितना डेटा है उतनी मेमोरी अलोकेट हो जानी चाहिए। तो उसके अंदर लेंथ है, ब्रेड्थ है, मेमोरी अलोकेट हो गई। फिर उसका एड्रेस किसी R1 नाम के वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। मतलब R1 नाम का जो वेरिएबल हम चाहते हो उसको क्या करे, पॉइंट करे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये R1 को मेमोरी अलग से मिली है, वो R1 इसको जाके क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहां तक ऐसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, R1 डॉट सेट डेटा। अब R1 डॉट सेट डेटा यहाँ पर लिखा, और यहां से भेजा मैंने सपोज 10 और 20 भेजा। तो अब क्या हुआ है, R1 के लिए सेट डेटा को मैंने कॉल किया है, R1 के लिए सेट डेटा को कॉल किया है। तो R1 के लिए सेट डेटा कॉल हुआ, 10 यहां से पास हुआ। देखो R1 के लिए सेट डेटा कॉल हुआ, तो अगेन क्या हुआ, एक x बना और एक y बना। x और y को मेमोरी मिली, x के अंदर 10 चला गया, y के अंदर 20 चला गया। फिर हमने बोला l इज इक्वल्स टू x, तो किसके l की बात हो रही है, यहाँ पे तो 2 l हैं, तो जिसके लिए मैंने फंक्शन को कॉल किया है, मैंने अभी किसके लिए कॉल किया है, मैंने अभी कॉल किया है R1 के लिए, ना कि r के लिए, ठीक है। तो R1 के लिए सेट डेटा कॉल हुआ है, तो R1 के L की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या पास होता है, एक दिस पॉइंटर का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको पता चलता है कि R1 की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो अब यहाँ कौन से ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे तो हमने सिंपली L लिखा है, यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा है R1 डॉट एल या R डॉट एल। तो ये कैसे उसको पता चलेगा, तो वो हम दिस पॉइंटर का कंसेप्ट बाद में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने R1 के लिए कॉल किया है, इसका मतलब R1 के L की वैल्यू हो जाएगी 10, और फिर R1 के B की वैल्यू हो जाएगी 20। तो इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा R भी सेट है, R1 भी सेट है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था, आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ बाद में लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, R डॉट एरिया, मतलब R के लिए मैंने एरिया फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। तो R के लिए एरिया फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास की, तो यहाँ पे इसको कैसे पता चला भाई L कौन है, B कौन है। तो यहाँ पर भी मैंने R के लिए क्या किया है, कॉल किया है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, R के L की बात कर रहे हैं। तो R के L की वैल्यू क्या है, 20 है, R के B की वैल्यू क्या है, 40 है। तो 20 और 40 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट आएगा 800, और यही रिजल्ट रिटर्न होगा। तो यही रिजल्ट 800 इस फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न किया। तो ये रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 800 आया, ठीक है। तो A R की वैल्यू क्या हो गई, 800, जिसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है।
दूसरे तरीके से हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो सपोज मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली SOP लिख रही हूँ, आप समझ जाना। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया इज, और फिर मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करके सीधे मैंने कॉल कर दिया है, क्या कॉल किया है, R1 डॉट एरिया को क्या किया है, मैंने कॉल किया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा लेकिन उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा और फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, R1 के लिए एरिया को कॉल किया, तो R1 के लिए एरिया कॉल हुआ। अब यहाँ जब मैंने लिखा है L इंटू बी, तो किसके L की बात हो रही है, R1 के L की बात हो रही है। तो R1 का L क्या है, 10 है, R1 का B क्या है, 20 है। ठीक है, 10 इंटू 20 होगा 200, रिजल्ट आएगा और ये 200 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपने दो तरीके देखे कि किस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, उनके लिए फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हमने अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब ये हमने न्यू फाइल ले ली है जिसका नाम दिया हमने स्टूडेंट, जिसमें हम स्टूडेंट की डिटेल्स रख रहे हैं। पहली है रोल नंबर और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो डिटेल्स अभी हमने ले लिया, अभी कोई फंक्शंस हमने इसमें नहीं बनाया। तो हम एक क्या काम करते हैं, एक न्यू क्लास ले लेते हैं यूजिंग OBJ नाम से। इसके अंदर हम हमारा मेन फंक्शन देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर हमें यहाँ पे क्या देना है, स्ट्रिंग और ARGS। ये जितना हो सके आपको खुद ही टाइप करने की हैबिट डालिए, मतलब आपको ऑलरेडी हेल्प भी मिले तो आप प्लीज़ कोशिश करके खुद ही इसको टाइप कीजिए। अब इसके अंदर हमने क्या दे दिया है, एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ऐसी एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे एरर आएगी, लेकिन आप लोगों की हैबिट रहती है C++ में ऐसे ही बनाते हैं, तो चलो हमने ऐसे ही बना लिया। इसके अंदर हमने ID दिया है 23 और यहीं पे हमने नेम की वैल्यू दी है ABC। अब इसी को हम यहीं पे क्या करवा के देखते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं, क्योंकि पहले जैसे मैंने बोर्ड पे बताया था वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने पहले ID को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हमने किसको प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे नेम को प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया है विदाउट एनी फंक्शन। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो अच्छा, मैंने गलती से यहाँ पे ID दे दिया है, वो क्या था, रोल नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, यहाँ पे हम ID को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, RNO लिख देंगे। तो यहाँ दोनों जगह हमें ये चेंजेस करने हैं, RNO दे देना है और यहाँ पे भी हमें क्या दे देना है, RNO दे देना है। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब हम इसको कंपाइल करते तो देखो एरर आ गई, एस मे नोट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। क्यों नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यू और स्टूडेंट लिखेंगे, तब जाके क्या होगी, मेमोरी एलोकेट होगी ऑब्जेक्ट को। ओके, और उसको एस जाके पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बना। अब हमने इसको रन किया तो देखो ID और नेम दोनों प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा जो क्लास का मेन एम होता है वो फुलफिल करते हैं, डेटा एंड मेथड्स। तो यहाँ पे हम मेथड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मेन में ही नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे एक सेट डेटा मेथड हो गया जो कि डेटा को सेट करेगा। अब क्योंकि हमारे पास डेटा में दो फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे हमने एक ले लिया इंट R और स्ट्रिंग यहाँ पे हम NS जो आपको देना है वो दे सकते हो। फिर हम क्या लिखेंगे, RNO इज इक्वल्स टू R लिख दिया और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, नेम इज इक्वल्स टू N लिख दिया, जिससे हमारा डेटा सेट हो चुका है। अब डेटा को हमें शो करना है, तो यहाँ पे हमने शो नाम का फंक्शन बनाया, शो डेटा नाम का फंक्शन बनाया है, जो कि क्या करेगा, इस डेटा को शो करेगा। तो नीचे से जो दो लाइन्स है उनको हम यहाँ से क्या करते हैं, कट करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें इस एस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास का ही मेथड है, इसको विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे हमें सेट भी कुछ इस तरह से करना है, सेट डेटा को कॉल करके हमें एक इंटीजर भेजना है और दूसरा हमें क्या भेज देना है, यहाँ से नेम भेज देना है। तो जो भी आपको नेम भेजना हो आप यहाँ से भेज सकते हो। तो इस तरह से हमने दो वेरिएबल्स भेजे और शो करने के लिए हमने शो फंक्शन को, शो डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने रन किया तो देखो वही डेटा हमें डिस्प्ले हो गया है। ठीक है ना, जो हमने इनिशियलाइज किया था। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम फंक्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं डेटा पर। ओके।